हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले 5 हॉट प्रॉब्लम। और आज का जो ये चैप्टर है ये है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका कि जेई में भी काफी अच्छा खासा वेटेज है। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन प्रॉब्लम नंबर 1 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम सॉलिड लेड नाइट्रेट। सॉलिड लेड नाइट्रेट यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो इसको उन्होंने क्या किया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। और जो सॉल्यूशन है वो बॉयल हो रहा है किस पे, 100.15 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमने बना दिया उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaCl के हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हमें क्वेश्चन में एक और डाटा दे दिया गया, क्या, 0.2 मोल NaCl। तो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, बड़ा सा क्वेश्चन हो लैंग्वेज में, तो आप क्या करें, जहां भी आपको डाटा मिले ना उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब एक बार पूरा क्वेश्चन आपके पास रीड आउट हो जाएगा तो आपको वो पॉइंट्स हाईलाइटेड रहेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिए हैं और क्वेश्चन सोल्व करने में हमें काफी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू फ्रीज। अब देखो ये TF दे दिया हमें, ठीक है। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.83 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 इज Y into 10⁻⁻⁵। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, Kb का डाटा दिया हुआ है, Kf का डाटा दिया हुआ है और ये Ksp होता है। यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अगर हम क्लियरली समझ पाए तो एक लिक्विड सॉल्यूशन का टॉपिक है और एक आयनिक है, और दोनों को क्लब कर दिया और हमारा एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया। तो बच्चों हमें तो पता ही है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आजकल 2-3 चैप्टर को क्लब करके ही क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं और उन्हीं पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और फिर वो जेईई एडवांस आपसे पूछता है। तो इसके लिए आप लोगों को हैबिचुअल होना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले जैसे डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो ये तो हमें समझ में आया कि जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली हमारे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि बॉईल हो रहा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें दे दिया 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से डेल्टा टीवी मिल जाएगा 0.15। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा टीवी मिल गई तो देखो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एनालिसिस करें तो इस पूरे सिनेरियो में हमें कहीं भी मोलिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, ना ये पता है कि कितना PbCl2 यहां पर डिसॉल्व किया गया। तो हम ये जो डाटा दिया है ना, इससे क्या करेंगे, पहले मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उससे क्या फायदा मिलेगा कि हमें क्वेश्चन में हो सकता है आगे जहां जरूरत पड़े, जहां हमें मोल्स की जरूरत पड़े, वहां हम उसको यूज कर पाए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई Kb इंटू एम। डेल्टा टीबी हमें 0.15 दिया हुआ है, आई की वैल्यू, लेड नाइट्रेट है तो इसका आई आपको पता है कि ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है Pb2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस में, यानी इसका जो आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Kb भी हमें दिया हुआ है, कहाँ है Kb हमारे पास 0.5 है। और मोलैलिटी, अब मोलैलिटी क्वेश्चन में अननोन है, तो यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5। तो मोलैलिटी आ गई हमारे पास 0.1। तो ये तो इसका पार्ट 1 हो गया कि हमने क्या किया, जो डाटा दिया हुआ था बच्चों उससे मोलैलिटी निकाल लिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन ने बोला है कि अब इसमें हम NaCl डाल रहे हैं। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, चुपचाप वैसा वैसा लिखते जाओ कि लेड नाइट्रेट है, उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें NaCl डाला। तो आपको पता है कि इन दोनों में रिएक्शन होगी, करा दो रिएक्शन। तो हमें पता है कि PbCl2 बनने का है, प्लस हमारे पास PbCl2 बनना है और हमारे पास NaNO3 बनना है। बैलेंस कर दो रिएक्शन को, तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 होगा, हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब देखो इसमें एक चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में जब हम लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं तो क्लास में भी हम आपको बताते हैं कि अगर डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको मोलैलिटी को किसके इक्वल मानना होता है, मोलैरिटी के इक्वल मानना होता है। और मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। यानी ये एक तरह से किसके मोल आ गए, ये एक तरह से हमारे पास लेड नाइट्रेट के मोल आ गए, किस पे, T=0 टाइम पे। इसके मोल हो गए 0.1 और NaCl के मोल देखो दिए हुए हैं उसने 0.2। ठीक है, तो ये जो जब रिएक्ट कर रहे हैं इनिशियली प्रोडक्ट तो हमारे 0 0 ही रहेंगे, प्रोडक्ट तो फॉर्म हुए नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो T=T टाइम बाद यहां पर, अब देखो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब अज्यूम क्या है, तो आपको पता ही है कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है।
तो ये दोनों जिस प्रोपोर्शन में दिए उस प्रोपोर्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद इसके 1 से देखो इसका 1 बनता है तो ये 0.1 ही बनाएगा और ये 0.2 मोल ही बनाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट और NaCl नहीं है, अब सॉल्यूशन में हमारे पास PbCl2 और NaNO3 है। आपको पता है कि PbCl2 है, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन ने यहां तक जो डाटा दिया था उससे हम इतना कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.83 डिग्री सेल्सियस। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये है PbCl2 प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हम निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पता है कि डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है I1 के को अपन एक तरफ ले लेते हैं, I1 M1 प्लस I2 M2 जब एक से ज्यादा डिफरेंट सॉल्यूट होते हैं इनटू KF, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोलिलिटी और I का जो रिलेशन है डेल्टा TF के साथ वो इस तरह से यूज करते हैं। ठीक, अब ये तो देखो सॉल्ट है तो इसका I तो हमारे पास पता है क्लियरली कि 2 हम मान लेते हैं, और ये भी हमारे पास सॉल्ट है तो इसका जो I हो जाएगा वो हमारे को पता है कि 3 हो जाएगा। ये क्लियर, दोनों का I हमें क्लियरली पता है तो I तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट सॉल्युबिलिटी मैं अज्यूम कर लेता हूं ऑफ PbCl2 इज S। मैंने सॉल्युबिलिटी कितनी अज्यूम कर ली, PbCl2 की S अज्यूम कर ली। तो यहां तक क्लियर है। यहां पर हमने क्या किया कि पहले डेल्टा टीवी के एक्सप्रेशन से मोलिलिटी निकाल ली, मोलिलिटी हमारे पास आ गई, हमें दिया और डेंसिटी नहीं दिए तो मोलिलिटी इक्वल टू मोलिलिटी मान के हमने मोल्स निकाल लिया। उस मोल को हमने इस रिएक्शन में यूज करके जो सॉल्यूशन में प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके मोल्स निकाल लिए और सॉल्युबिलिटी मान ली PbCl2 की S। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो PbCl2 मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे ब्रेक होता है, Pb2 प्लस 2Cl माइनस, तभी इसका I3 निकल के आया। तो अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी S आएगा और ये 2S आएगा, तो इसका जो KSP आएगा ना वो आप सभी को पता है कि S की पावर 1 इंटू 2S की पावर 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4S क्यूब आ जाएगा। ये तो सभी को क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 4S क्यूब। अब बच्चों यहां पर हमें किसी तरह से अगर सॉल्युबिलिटी मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमें उसके लिए एक डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या है कि डेल्टा TF इक्वल टू हमने लिखा था I1 के M1 प्लस I2 M2 इंटू KF, यही था। सारी चीजें हमें पास है। तो डेल्टा TF हमें दिया हुआ है 0.83 माइनस 0.83, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है तो उसको 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0.83 विच इज इक्वल टू I1। तो आप इसको मान लो PbCl2 के लिए और इसको आप मान लो NaNO3 के लिए। ठीक है, तो PbCl2 का I हमारे पास 3 है और इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S मान ही ली है तो इसको हम 3S लिख देंगे, प्लस NaNO3 का I हमारे पास 2 है और इसके जो मोल बने थे वो 0.2 फॉर्म हुए थे और केफ का डाटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1.86। तो देखो बहुत सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन यहां पर जाएगी। ये दिया हुआ है केफ देखो 1.86, तो हमें यहां से सोल्व करके क्या करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो 3S प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.83 डिवाइडेड बाय 1. क्या है 86 है। तो यहां से बच्चों जब आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 0.0154 आती है और इस सॉल्युबिलिटी को उठा के अब हमें यहां पर एक्सप्रेशन में रखना है। तो हमारा जो KSP आ जाएगा वो KSP आ जाएगा क्या, 4 इंटू 0.0154 का होल क्यूब, और इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.46 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार आप ध्यान रखना कि KSP हमसे पूछा है ना, और हमें इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 1.46 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच है, कैलकुलेशन एक बार संभाल लेना क्योंकि जनरली गलतियां हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन में ही होती है। और ये जो चीजें हैं ये तो बहुत आप नॉर्मली कर लोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, वरना अदरवाइज क्या होता है जब आयनिक के साथ क्लब करते हैं तो आधा बच्चों का तो दिमाग ही ये हिल जाता है कि यार सर आयनिक
और लिक्विड को क्लब कर दिया, आयनिक और काइनेटिक्स को क्लब कर दिया, आयनिक और सॉलिड स्टेट को भी क्लब कर दिया, है ना। तो आयनिक को क्लब करे जा रहे हैं या थर्मो के साथ क्लब कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि थर्मो और मोल का कॉम्बिनेशन अगर आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना सेकंड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल था, क्लियर है आपको। सेकंड प्रॉब्लम भी देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ सर, इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, एक तो एडवांस वाले इतना डाटा दे देते हैं, कैसे कैसे करेंगे हम, बच्चे ही तो हैं। अरे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में ही तो आप आगे सीखोगे। ठीक है, अब देखो इस डाटा को पहले हमें पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसी के बाद हम क्वेश्चन में सोचेंगे कि करना क्या। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कैपिटल एक्स, कंप्लीटली डाइमराइज हो रहा है इन वाटर इफ टेम्परेचर इज बिलो -3.72 डिग्री सेल्सियस। यानी एक कंडीशन लगा दी कि अगर जो टेम्परेचर है वो -3.72 डिग्री से कम जाएगा तो एक्स डाइमराइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एंड सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट, यहां मैं डाइमराइज करता हूं या डिसोसिएट, ये रिएक्शन दे दी इफ टेम्परेचर इज अबव 100.2 डिग्री सेल्सियस। यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर 100.26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, -3.72 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो वो एसोसिएट हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। इन बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इंक्लूडिंग बोथ टेम्परेचर, अच्छा सेम भी हो तो भी द सॉल्यूट इज नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना तो वो डिसोसिएट होगा और ना ही वो एसोसिएट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मोल ऑफ एक्स इज डिसॉल्व इन 1 kg वाटर, 1 मोल हमने क्या किया, एक्स को डिसॉल्व किया 1 kg वाटर। यानी यहां से हमें मोलिलिटी कितनी मिल गई, कितना मिल गया भाई, कितना मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल हमें मोलिलिटी सीधा सीधा 1 मिल गई। ये डाटा हमें यहां से मिल गया। के बी दे दिया, के एफ दे दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिख जाता है ना तो आधी चीज तो यही गलत हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट बताना है और हम करेक्ट का आंसर कर जाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि बच्चों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमसे इनकरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ये होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ये होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है व्हेन द सॉल्यूट इज कूल्ड इतने डिग्री सेल्सियस पे तो 50-75% वाटर क्या होना चाहिए, सेपरेट आउट हो जाने चाहिए एज आइस। एंड लास्ट, व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड to 102.08 डिग्री सेल्सियस 50% ऑफ वाटर प्रेजेंट इनिशियली विल escape आउट एज वेपर। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अब एक एक ऑप्शन को, अब देखो डायरेक्टली इस डाटा को यूज करके हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक ऑप्शन को लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो डाटा हमें दिया है उस डाटा को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कि जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं बोलेंगे इसे, हम बोल देंगे कि जब टेम्परेचर हमारा लेस देन -3.72 डिग्री सेल्सियस है तो एक्स हमारा डाइमराइज हो रहा है किसमें, x2 में। और जब टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन 100.26 डिग्री सेल्सियस है तो ये x डिसोसिएट हो रहा है किसमें, y प्लस जेड में। तो इस केस में कंप्लीटली हो रहा है तो इस केस में i2 हो जाएगा और इस केस में i हमारा 1/2 हो जाएगा। ये दो डाटा, दो इंफॉर्मेशन मुझे फर्स्ट लाइन से मिली जो कि क्वेश्चन ने बोला हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि बच्चों में उस स्लाइड को बार बार तो अपन नहीं रख सकता, है ना। थोड़ा सा आप क्या करो, टाइम लो और टाइम लेके उस क्वेश्चन को रीड आउट करो। जितना आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन थी इसका मीनिंग मैंने वहां लिख दी। अब बोल रहा है कि इन बिटवीन दीज कुछ नहीं होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है कि वो -1.86 डिग्री सेल्सियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बच्चों देखो -1.86 डिग्री सेल्सियस इस वाली रेंज के बीच में है, इस रेंज के बीच में है। जब इस रेंज के बीच में है इसका मतलब अभी डाइमराइजेशन नहीं हुआ तो हमें डाइमराइजेशन वाला केस यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो देख लेते हैं हमारा क्या निकल के आता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो हमने मान लिया, माना क्या, हमें दिया हुआ है हमें डेल्टा टी एफ निकालना है। फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, तो आई के एफ एंड एम। ठीक, अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो डाइमराइज नहीं हुआ है और अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा उस इससे कम आएगा तब हम मानते हैं कि वो डाइमराइज हुआ है। तो अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि इससे कम है, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, हमें पता ही नहीं है। तो आई हम अभी यहाँ पर हाल फिलहाल 1 यूज करेंगे। केफ की वैल्यू 1.86 होती है वाटर के लिए, शायद वही दी होगी, है ना। ये दिया हुआ है, सेमी डाटा दिया हुआ है और मोलेलिटी आप लोगों ने बताया यहाँ पे कि 1 है।
तो जब हमने यहाँ से देखा तो बच्चों डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास 1.86 आ रही है और डेल्टा टी एफ को हम लिख सकते हैं क्या, टी एफ नोड माइनस टी एफ। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 माइनस कितना, कितना था हमारे पास टी एफ को तो निकालना है, कैलकुलेट करना है। इधर 1.86 बचा तो यहाँ से जो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया ये तो माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये कैसा हो गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे उसने बोला है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, अगेन वही चीज, सेकंड वाला डेल्टा टी बी हमें निकालना है, आई के बी इंटू एम है। अब अगर मैं इसी डाटा से जाऊं तो के बी हमें 0.52 दिया हुआ है और मोलेलिटी 1 दिया हुआ है, और अगर मैं आई को 1 मानूंगा तो डेल्टा टीवी मेरा कितना आ जाएगा, 10 डेल्टा टीवी मेरे पास यहां से आ जाएगा, हाँ यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 0.52। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये ग्रेटर देन है किससे, 0.26 डिग्री सेल्सियस से। तो यहां पर क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट आया है ना, वो जो गिवन वैल्यू है 0.26 डिग्री सेल्सियस, जिस 100.26 डिग्री सेल्सियस, जिस पे वो क्या हो रहा है उससे ज्यादा है, तो वो हमारा डिसोसिएट होगा। हमें ये डिसोसिएट कराना है, x गिव्स y प्लस जेड और i की वैल्यू को 2 काउंट करना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम इसको यूज करके यहां पर डेल्टा टीवी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा टीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डेल्टा टीवी हमारा निकलेगा आई के बी इंटू एम। अब आई हमें कितना यूज करना है, 2, के बी हमारे पास 0.52 है, मोलेलिटी हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1.04। ये हमारा डेल्टा टीबी है, जिसे हम लिख सकते हैं टीबी माइनस टी नोट बी, टी नोट बी। ठीक है, हमें पता है कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें देखो टीबी की वैल्यू मिल गई 101.04 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर हमारा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। अब जरा ऑप्शन देख ले, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2 बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 101.04 डिग्री सेल्सियस, हमारा भी आ रहा है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एक कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करें, थर्ड पार्ट पे जाते, वही एक पॉसिबिलिटी है अब हमारे पास जो कि यहाँ पे हमें करनी है। तो देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे हमें ये मानना है कि जो सॉल्यूशन है वो -7.44 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो टेम्परेचर है ना, वो इस रेंज के अंदर का नहीं है, वो क्या -3.72 डिग्री से भी कम का है। तो मतलब क्या होगा, वो डाइमराइज हो जाएगा कंप्लीटली। तो अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, आ जाते हैं थर्ड पार्ट। हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में कि टेम्परेचर है -7.44 डिग्री सेल्सियस, जो कि लेसर देन है -3.72 डिग्री सेल्सियस से। मींस क्या होगा, मींस क्या होगा, डाइमराइज होगा। ठीक है, डाइमराइजेशन होगा। तो आई की वैल्यू आपको कितना यूज कर लेनी है, 1/2। अब जब डाइमराइज होगा और ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से भी जो वैल्यू है वो कम है टेम्परेचर की, मतलब कुछ वाटर ऐसा होगा जो कि आइस के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी का परसेंटेज आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो मास आज का सेपरेट आउट हो गया, उसके हटने के बाद जो सॉल्वेंट है उसका मास mkg है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ मेरे पास अब यहाँ पर ये निकल के आएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमने इतना कर दिया है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.744, आई की वैल्यू 1/2 है, के एफ की वैल्यू 1.86 है। मोलेलिटी हम कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा इस मास ऑफ सॉल्वेंट को जो हमें केजी में लेना है, यही मैंने एम मान लिया, यही यहाँ पर अननोन है। ये वो मास है पानी का जो कि अब आई सेपरेट आउट होने के बाद रिमेनिंग रह गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी। तो ये 0 पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 93 हो गया, और इससे ये जो कैंसिल आउट हो रहा है ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू आई केजी में, वो 1/8 केजी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.125 केजी होता है। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि अब रिमेनिंग है एज ए लिक्विड,
तो मास या आइस सेपरेटेड, अब आइस सेपरेटेड कैसे निकालेंगे? तो आइस सेपरेटेड हम निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल मास हमारे पास 1 kg था, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। फाइनल मास रिमेनिंग है 0.125 kg। तो जो आइस सेपरेट आउट, जो पानी का मास आइस के फॉर्म में सेपरेट आउट हुआ वो कितना आया? वो आया 0.875 kg। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए, परसेंटेज सेपरेशन, तो इनिशियली 1 था तो परसेंटेज सेपरेशन यहां से 87.5% आ जाएगा, जो कि हमें 75% दिया हुआ है। हमें कितना दिया है? हमें 75% दिया हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये तो हमारा आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा। अब जरा हम डी ऑप्शन को भी तो चेक करें, ऐसा थोड़ा है कि वहां पे डी ऑप्शन हम छोड़ देंगे। वो अलग बात है कि सिंगल चॉइस करेक्ट है तो आप क्या करोगे, आंसर आने के बाद आगे जाओगे नहीं, आप सोचोगे कौन टाइम वेस्ट करे, बट अपन डिस्कस तो कर लें कि इसको भी कैसे सोल्व करेंगे। अब व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड मोर देन 1 करेक्ट में आ गया तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 102.08 डिग्री सेल्सियस, यानी इस वैल्यू से भी ज्यादा का टेम्परेचर है, उस पे हम हीट कर रहे हैं, मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया। 100% डिसोसिएशन होगा, आई की वैल्यू 2 लेनी है। 50% ऑफ वाटर प्रेजेंट इनिशियली विल एस्केप आउट। अब यहां बोल रहा है कि जो वाटर यहां पर एस्केप आउट होगा वो इनिशियली जो प्रेजेंट है उसका 50% होगा। तो अगेन वही सेम अप्रोच है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो रिमेनिंग है वो निकालना है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं और जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू दे दी कितना? 100। देख लेते हैं डेल्टा टीवी कितनी दी हुई है। तो यहां से देखेंगे तो 2.08। अब ये 2.08 कैसे आई, आप सभी को पता है कि 102.8 माइनस 100 ऐसे ही तो लिखते हैं अपन भाई, टीवी माइनस टी नॉट भी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 2.8, ये हमारा डेल्टा टीवी हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम आई के बी इंटू एम लिख सकते हैं। आई की वैल्यू कितना लेनी है? 2 लेनी है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये जो गिवन वैल्यू उससे ज्यादा है। और केवी कितना दिया हुआ है? केवी 0.52 दिया हुआ है। मोलेलिटी, मोलेलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मोलेलिटी अगेन वही आ जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि कुछ वेपराइज भी हो रहा है, जो वेपराइज हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अब क्या करें? अब तो कैलकुलेशन है हमारी, 2.8 है तो ये हो जाएगा 1.4 इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना। अच्छा, आई हमने ले ही लिया है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट रिमेनिंग हमें देख लेना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। हमारे को कितना दिया हुआ था टेम्परेचर? एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं। हमें टेम्परेचर 0.08 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने जीरो मिसिंग है यहाँ पे, तो ये जीरो भी ऐड कर देते हैं, तभी हमारे पास परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी, ये 1.04। ठीक है, अच्छा 0.52 नहीं दिया है डाटा में, हमें शायद 0.5 ही दिया है, तो हम 0.5 ही यूज करें। अब 0.52 दिया है, बहुत ही बढ़िया है, 0.52 दिया है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 के आसपास निकल के आ रही है। ठीक है, तो यानी मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 0.5 kg है। ठीक है, ये रिमेनिंग हो गया, दिस इज द रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो मास स्केप किसके फॉर्म में मास स्केप होगा? वेपर के फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5 kg। और परसेंटेज में बात करेंगे तो ये कितना परसेंट हो गया? ये 50% हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन का आंसर है वो हमारा ओनली ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो कि इनकरेक्ट है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 था, थोड़ा सा अच्छा लेंदी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें एक दिया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंटेन n मोल ऑफ सॉल्यूट A। ठीक है भाई, एक सॉल्यूट है, उसके n मोल है, हमने लिख दिया A के n मोल है, t इक्वल टू 0 पे। इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको अंडरलाइन कर दिया, विद मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb द सॉल्यूट A अंडरगो डाइमराइजेशन। ये हमें रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, तो उसने रिएक्शन दे दी, 2A गिव्स A2। डाइमराइज हो रहा है भाई, लिख दो रिएक्शन।
इफ डेल्टा टीवी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज गिवन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इक्वल टू मोलरिटी, क्वेश्चन ने ही बोल दिया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डाइमराइजेशन। अब देखो अगेन इक्विलिब्रियम मिक्स कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है बच्चों। अब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर पढ़ ही चुके हो तो मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि जो कंसेप्ट है वो मिक्स होकर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आजकल इसी तरह का पैटर्न देखा जा रहा है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये t इक्वल टू 0 पे हमारे इनिशियल मोल है n, ये हमारा 0 हो जाएगा। t इक्वल टू टी टाइम पे n में से x मोल डिसोसिएट होगा तो ये x/2 बनेगा, है ना। तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे Kc तो वो कैसे लिखोगे बच्चों, वो आप लिखोगे प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम हम 1 लीटर अज्यूम कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम 1 लीटर है यानी यही इसकी कंसंट्रेशन है। अच्छा, वैसे दिया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दिया है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है और डेंसिटी नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे इसी को 1 लीटर सॉल्यूशन मान लेंगे। तो अब ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा x/2 डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसी है। अब कहीं से अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, कैसे मिल जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने कुछ डाटा भी दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है वो हम फोकस कर लेते हैं। वो ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पार्ट। अब उसने लिक्विड सॉल्यूशन से डाटा दिया है। क्या दिया है कि डेल्टा टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा टीवी का एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो डेल्टा टीवी हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीवी हम लिखेंगे I1 M1 प्लस I2 M2, ऐसे लिखते हो ना। ये किसके लिए, जब हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूट है। अब हमारे को तो क्या है, हमारे को तो ये रिजल्टेंट मिक्सचर दिया हुआ है। इस रिजल्टेंट मिक्सचर के लिए हमें क्या करना है, ये इनके मोल्स दिए हुए हैं, ये मोल्स दिए हुए हैं और इससे हमें क्या करना है, मोलिलिटी निकालना। तो हम तो सीधा पहले फॉर्मूला तो लिखे I इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। तो यहाँ पर मोलिलिटी अब कैसे मिले निकलेगी, नहीं तो इन सबको ऐड कर दो तो जो हमारा रिजल्टेंट मोल आएगा वो आएगा n माइनस एक्स प्लस x/2। ये रिजल्टेंट मोल है डिवाइडेड बाय 1 kg, हमारे पास मोलिलिटी हो गई और kb को हमें kb ही रखना है। I यहाँ पर डिफाइन हम कर ही चुके हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ से n माइनस x/2 की जो वैल्यू निकल के आई वो डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय क्या आ रही है, kb निकल के आ रही है। तो यहाँ से n माइनस डेल्टा टीबी अपॉन kb इक्वल टू क्या आ गया, x/2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और ब्रैकेट के अंदर है n माइनस डेल्टा टीबी अपॉन kb, ठीक है। अब तो हमारे को x मिल गया, x मिल के हमें क्वेश्चन में से इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो कर देते हैं बच्चों जल्दी से। तो Kc इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Kc इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स n माइनस डेल्टा टीबी अपॉन kb, है ना। और ये हमारे पास अपॉन 2 भी चल रहा है तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट। होल डिवाइडेड बाय देखो क्या हमारे पास n माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हम रखेंगे n माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 2 टाइम्स, अंदर ले जा रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, 2x माइनस 2 डेल्टा टीवी अपॉन kb, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमें Kc का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो करते हैं। तो ऊपर हमने एलसीएम ले लिया kb, तो ये n है, दिस इज योर n, ठीक है। और यहाँ भी मेरे हिसाब से n ही होना चाहिए, यस यहाँ भी n ही है, दिस इज ऑल्सो n, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा सही से कर लेना यहाँ पर। अब इसको सही से लिखना है तो एक बार लिख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं kb, तो kbn माइनस डेल्टा टीबी, ठीक है, डिवाइडेड बाय kb, ये तो ऊपर का एलसीएम हो गया। नीचे इसको पहले सिंप्लीफाई तो करें, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है क्योंकि a2 अपॉन a का होल स्क्वायर था। तो ये हो गया हमारे पास 2 डेल्टा टीबी अपॉन kb माइनस n होल स्क्वायर। तो नीचे भी हमारा जो एलसीएम आएगा वो kb का होल स्क्वायर रहेगा एलसीएम। तो देखो हमारे पास क्या बचा, Kc इक्वल टू ऊपर चलने दो n kb माइनस डेल्टा टीबी, ठीक है, अपॉन kb होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 2
डेल्टा टीवी अपॉन के बी माइनस एन। अच्छा, इसका भी अपन क्या कर लें, सिंप्लीफाई करके लिख दें एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टीवी माइनस एन के बी अपॉन के बी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो देखो एक किससे एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से के सी की वैल्यू क्या आ गई, इस के बी को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो एन के बी स्क्वायर माइनस डेल्टा टी वी इंटू के बी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी वी माइनस एन टाइम्स के वी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन है। तो देख लेते हैं बच्चों जल्दी से ये क्या कोई ऑप्शन को मैच कर रहा है ना। तो एक के बी उन्होंने बाहर रखा है, तो अपन भी एक क्या करेंगे, बाहर रख के उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो के सी इक्वल टू ये हो जाएगा के बी एन टाइम्स के बी माइनस डेल्टा टी वी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी वी माइनस एन के बी का स्क्वायर। ठीक, तो मैच कर लेते हैं, क्या कोई एक्सप्रेशन है एन के बी माइनस डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी वी माइनस एन के बी, क्या यही है क्या? अच्छा, पावर 2 होनी चाहिए, क्या इसमें पावर 2 है क्या? तो इसमें देखो यहाँ पे पावर नहीं लिखी हुई, तो ये तो गलत हो गया। फिर के बी एन के बी माइनस 2 डेल्टा टी वी माइनस डेल्टा टी वी 2 डेल्टा टी वी माइनस एन के बी का स्क्वायर, तो ये करेक्ट हो गया, यही हमारा ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हमें इस तरह से दिए थे कि हम देखते ही क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आपको लगेगा अरे इससे सिंपल प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। तो जेई एडवांस में आजकल सिंपल मिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं कि when cell of skeletal vacuole of a frog were placed in a series of NaCl of different concentration at 6 डिग्री सेल्सियस, NaCl की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हमने क्या किया है, उसमें एक मेंढक को डाल दिया है। ठीक है भाई, इट वॉज ऑब्जर्व, अब ये एक्सपेरिमेंट है, पहले आपको पता था कि आपके क्लास 12th में जो बच्चे बायोलॉजी लेते थे वो फ्रॉग से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। अब शायद ये सब बैन हो चुका है, अब मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, क्योंकि अपना बैकग्राउंड तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। बट हाँ, हमारे टाइम पे मैंने देखा था कि ऐसा किया जाता था, तो ये सब अब बैन है। बट ठीक है, ये सब पुराने टाइम में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे रिलेटेड हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है, यानी थोड़ा सा इन्होंने बायो यहाँ पे लगा दी, ज़्यादा उस पर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। It was observed microscopically that they remain unchanged in X% NaCl solution, यानी जब NaCl solution का जो परसेंटेज वेट बाय वेट है वो X% है, तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली कोई चेंज देखने को नहीं मिला। It shrink in more concentrated solution and swell in more diluted solution। और क्या देखने को मिला कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ती है तो वो श्रिंक होने लगता है, डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो वो स्वेल अप होने लगता है। ठीक है, वाटर फ्रीजेस फ्रॉम द X% सोल सॉल्यूशन एट -0.4 डिग्री। यहां पर अब हमारे काम का डाटा आया, हमें यहां से डेल्टा TF की वैल्यू मिली क्या, 0.4 डिग्री सेल्सियस। मुझे अभी तक तो भाई यही एक चीज काम की लगी। हाँ ठीक है, और अगर कोई कंसेप्चुअल उसने ऑप्शन दिए होते तो ये श्रिंक और स्वेल पे भी क्वेश्चन बन सकते थे, बट अभी तक तो जो मुझे समझ में आ रहा है ये एक काम की चीज है। हाँ, X% चल रहा है एंड तक, देखते हैं। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एट 6 डिग्री सेल्सियस इज दिस। अच्छा, दूसरा काम की चीज कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है वो y इंटू 0.0821 दिया है, और हमसे y की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, CRT से निकालते हैं। तो हमारे को ये पता है कि R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो y की वैल्यू है ना वो C इंटू टी है, और टेम्परेचर क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ होगा 6 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी मैं यहाँ रख देता हूँ। तो y इक्वल टू C इंटू 6 डिग्री सेल्सियस मतलब 279 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया। तो हमें कहीं से कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिल गई तो हमें y मिल जाएगा, ये समझ में आया। y हमें कैलकुलेट करना है। अब y कैलकुलेट करना है, ये डाटा हमें दिया हुआ है, इस डाटा से हम क्या निकालें, ऑब्वियस सी बात है, अननोन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां से हमें मोलिलिटी निकालनी है, तो निकालें। तो हमें पता है कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, देखो कितना सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, KF इंटू एम, डेल्टा TF हमारे पास हो गया 0.4, KF की वैल्यू हो गई 1.86, और इंटू मोलिलिटी यहाँ से अननोन है, तो मोलिलिटी हमारे पास आ गई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.93, यानी 20 डिवाइडेड बाय 93। अब क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगेन डेंसिटी नहीं दी है, तो मैंने आपको बता रखा है कि मोलिलिटी इक्वल टू मोलरिटी लेना है, उठा के यहाँ पुट करो, तो y इक्वल टू ये हो गया 20
डिवाइडेड बाय 93 इंटू 279, जिससे कि ये कितने टाइम्स कट रहा है, सीधा सीधा 3 टाइम्स कट रहा है। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था। यानी एक्चुअली में क्वेश्चन की बात की जाए तो जो क्वेश्चन है ना मेन, वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, और ऊपर कुछ तो भी फर्जी डाटा दिया हुआ था जो कि इस क्वेश्चन से रिल हमारे किसी काम का नहीं था। तो बच्चों एडवांस में भी यह था, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलता है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो डाल देते हैं, लेकिन हमारे काम की उसमें से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही होती, उसको सेलेक्ट कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है लास्ट अगेन, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देख के ना डरना नहीं होता है। क्वेश्चन देख के डर जाते हैं आधे बच्चे कि सर इसमें होगा क्या। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना सिंपल क्वेश्चन होता है, जितना छोटा क्वेश्चन होता है एडवांस में उतना उसको सॉल्व करने में नानी याद आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लैंग्वेज जितनी ज्यादा लंबी होगी ना उसका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल निकल के आना चाहिए जनरली। ऑलवेज तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये तो आपको भी पता है। ठीक, तो अ सॉल्यूशन कंटेन कंपाउंड X इन वाटर एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज। अच्छा, दो है यहाँ पे, एक कंपाउंड एक सॉल्यूशन है जिसमें X हमारा सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्यूशन इसमें ग्लूकोज है वाटर में। ठीक है भाई, दो सॉल्यूशन हो गए। वर पुट इन अ क्लोज सिस्टम, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लोज सिस्टम में पुट कर दिया। बाय डूइंग दिस सम वाटर वेपर वाज रिमूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन एंड गॉट कंडेंस इन अदर सॉल्यूशन, किसी एक से रिमूव हुई और किसी एक में कंडेंस हो गई। ठीक है भाई, इट इज फाउंड दैट बोथ द सॉल्यूशन वर एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, यानी एक टाइम के बाद दोनों सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया और दोनों में फाइनल वेपर प्रेशर सेम हो गया। वन सॉल्यूशन कंटेन इतना x% x एंड अदर कंटेन 5% ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ x हमसे पूछा है। तो अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पहले इसको डायग्राम के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस पोर्ट में, और इसको हमने कनेक्ट किया किससे, दूसरे वाले पोर्ट से। जब हम दूसरे वाले पोर्ट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस दूसरे वाले पोर्ट में हमने मान लिया ग्लूकोज है और इस वाले पोर्ट में हमने मान लिया X है। इसका मोलर मास हमें निकालना है और इसका मोलर मास हमें पता है कि 180 होता है। ये हमारे को 2-3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसको हमें यहाँ पे यूज करना है। अब जब आपको पता है कि किसी एक से जाएगा किसी एक में आएगा, कंडेंस होगा और एक टाइम के बाद फाइनली दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाना है, और इनिशियल भी आपको पता है कि जो वाटर होता है वो इनिशियल पी नोड होता है, फाइनल पीएस होता है, यानी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोड माइनस पीएस अपॉन पी नोड की वैल्यू सेम हो गई, सेम हो गई। ठीक है, ये सेम हो गई मतलब मोल फ्रैक्शन इन x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस ये लो, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये चीज अगर समझ में आ गई कि दोनों का ये जो लाइन लिखी है ना सॉल्यूशन, सर आधे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस लाइन का मीनिंग तो बता दो। तो ये लाइन क्या बोलता है, फॉर एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, मतलब दोनों की RLVP रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन भी सेम होंगे। अब 10% वेट बाय वेट ये है, 5% वेट बाय वेट ये है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। x का 10 ग्राम किस अपॉन मोलर मास x डिवाइडेड बाय 10 ग्राम मोलर मास x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 90 वाटर अपॉन 18, इधर हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का 5 ग्राम अपॉन मोलर मास 180 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम मोलर मास 180 प्लस ये हो जाएगा 95 बाय 18। अब तो हमारी कैलकुलेशन है तो इसको हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 अपॉन ये 5 है ना, तो 10 प्लस 5x, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 950। बहुत ही बढ़िया, इससे ये कैलकुलेशन, अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गई। ये देखो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 1900 इक्वल टू 10 प्लस 5x, तो यहां से 5x की वैल्यू आ गई कितना 1900, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 380, यानी x का जो मोलर मास है वो कितना हो गया 380 हो गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो ऐसे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। 5 क्वेश्चंस में हम सारे कंसेप्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन जितने वैरायटी को हम कवर कर सकते हैं उतना हमने ट्राई किया कवर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाबा टाटा।